हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के संसाधन एवं उसका उपयोग का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ज्योग्राफी के संसाधन एवं उसका उपयोग का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ध्यान से देखिएगा और आप लोग आंसर भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो क्वेश्चन को हम देने के लिए कहेंगे उसका आंसर भी दीजिएगा बाबू। आप लोग से रिक्वेस्ट है आगे चलने से पहले कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उस पहला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, ध्यान से देखिएगा, वो कोयला होता है पहला। दूसरा में अगर बात करें तो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम। तीसरी बात करें प्राकृतिक गैस। तो ध्यान से देखिएगा, ये सब के सब है जो अनवीकरणीय संसाधन है। अगर नवीकरणीय की अगर बात किया जाए, नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन में हम याद रखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब के सब जो ना वो नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए आ गया ना, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वह निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग, पुनः पूर्ति योग को हम लोग नवीकरणीय भी कह सकते हैं, नवीकरणीय भी कह सकते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग संसाधन है। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर। जैसे अगर मान लिया जाए ये देश अगर भारत है, तो भारत से ये जो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। याद रखिएगा, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था है उसका संबंध किससे है। तो याद रखिएगा संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के किससे? विदोहन से। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, कहा गया है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, राष्ट्रीय संपदा निहित है। राष्ट्रीय संपदा बाबू याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.27। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस वो सब के सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी गई है। सबसे अधिक उपजाऊ, तो सबसे अधिक जो उपजाऊ होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ जो मिट्टी होता है वो दो प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का, एक को हम लोग कहते हैं खादर और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं बांगर। तो खादर और बांगर। खादर जो होता है वो होता है नया जलोढ़ और बांगर जो होता है वो होता है क्या चीज? पुराना जलोढ़। तो पुराने जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर जो होता है बांगर से अधिक उपजाऊ होता है, जबकि बांगर जो होता है वो कम उपजाऊ होता है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है। काली जो मिट्टी है, इस काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है क्या। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी। देखिए वो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन को, रेगुर मिट्टी। और अगर काली मिट्टी से क्वेश्चन अगर और हम बात करें तो काली जो मिट्टी है वो पाया कहाँ जाता है सबसे ज्यादा। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है बाबू? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। और अगर क्वेश्चन में पूछ दें कि काली मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कपास की खेती के लिए, और कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में, क्योंकि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, इसलिए कपास की खेती भी कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है वह कहाँ है? मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है वह भारत में है कहाँ? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में एक मरुस्थल है थार मरुस्थल, याद रखिएगा राजस्थान में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है। आगे हम क्वेश्चन की बात करें कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी जो यह कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि की अगर बात करें तो वह उत्तराखंड में बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। एक आता है पट्टिका कृषि। पट्टिका जो कृषि है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। पट्टिका कृषि कहाँ है? राजस्थान में होता है। पट्टिका कृषि कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जब ज़्यादा सिंचाई हुआ था तो ज़्यादा सिंचाई होने के कारण क्या हुआ था कि वहाँ पर भूमि जो था ना उसकी उर्वरा जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी, तो अधिक सिंचाई हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या चीज़? बी कर सकते हैं बाबू। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? चलिए अभी देखिए तुरंत हम बताए थे ना, तो इसका आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दीजिए। पहले देखिए आप लोग कौन कौन देते हैं पहले। हाँ बाबू सही ऑप्शन है, सही है सही है सही है, जी हाँ सही है सही है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाए बाबू, काली मिट्टी। काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा? तो काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हो चुका है? क्षरण हो चुका है। तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? मेढक के जब प्रजनन होता है तो उसको नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन बाबू, क्वेश्चन एंड्रीन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एंड्रीन। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि देश के बांध को किसने कहा भारत का मंदिर? देश के बांध को किसने कहा भारत का मंदिर? देश के बांध को किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देश के बांधों को आधुनिक भारत का क्या चीज? मंदिर। चलिए आगे क्वेश्चन। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत जो भाग है महासागर में? तो 96.5%। कितना? 96.5%। अगला क्वेश्चन कि बृहद क्षेत्र का मतलब बड़ा सा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं? तो बताइए, जल जमाव ज्यादा हो रहा है ना, तो जल जमाव ज्यादा होता है तो जल नीले की तरह का, तो हम लोग कहेंगे नीला ग्रह। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है बी, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन में कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ चुका है? तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका? आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। तो 18 क्वेश्चन हो गया। 18 क्वेश्चन में सोचिए आप लोगों ने कितना कितना आंसर सही दिया। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। आप लोग आंसर पहले दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आप लोगों ने कितना आंसर सही किया। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे पे बना रहे। आप लोग जब लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी मिलती है बाबू, और वीडियो बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में वो 65% होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्राणियों के शरीर में 65%। लेकिन अगर पेड़ पौधों की बात किया जाए कि पेड़ पौधों में अगर बात करें कि पेड़ पौधों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65 से 99% जल पाया जाता है पेड़ पौधों में। याद रखिएगा 65 से 99%। आगे क्वेश्चन में कहता है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या केवल भारत में? तो वो 16% बाबू, ऑप्शन नंबर ए, 16% जनसंख्या। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन?
सोन नदी घाटी परियोजना। और सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण अंग्रेज सरकार ने करवाया था। अंग्रेज सरकार ने सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण करवाया था। चलिए बाबू अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में बात करता है कि भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था, तो हो जाएगा 19.27। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, आगे हम बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, तो वह 20.60 भौगोलिक क्षेत्र 20.60 भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में, पूरे बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पर्यावरण संतुलन के अनुसार, बात करें कि पर्यावरण संतुलन के अनुसार हर भौगोलिक क्षेत्र का, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे वो बिहार ही को न हो, कोई भी राज्य हो, तो उसका पूरे का 33% पर वन का फैलाव होना चाहिए अगर पर्यावरण संतुलन सही से रहना है तब। लेकिन सोचिए बिहार में कितना है, मात्र 7%। देखिए विनाश की ओर बिहार जो है ना वो विनाश की ओर है, पूरा विनाश की ओर। होना चाहिए 33 लेकिन है कितना, 7। कहा जाता है बिहार के 17 जिलों में वन कुछ भी नहीं है, और जो भी बचा जो ना अगर वन है भी तो छीट-फूट जहां तहां वन है। इसलिए बिहार में आप लोग हैं तो वन को लगाइए, तभी हमारा बिहार पर्यावरण के मामले में सही तरीके से और संतुलित रहेगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 24 नंबर तो हो गया ना कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था, तो 7%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 25 में अगर हम बात करें तो 25 नंबर कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के ध्यान से देखिए बाबू, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो 60.11% वन है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भारत में कहा जाता है वन है। अगला क्वेश्चन कहता है 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बाबू याद रखिएगा 3 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तन हो चुका है। कृषि में सोचिए पहले वन था और वह वन क्या हो चुका है, परिवर्तन होकर कृषि में बदल चुका है वह खेत। तो वह बाबू 26,200। सोचिए कितना, 26,200। थोड़ा है, बहुत काफी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 की बात करता है तो कितने पर, तो 4 अरब हेक्टेयर पर था वन का विस्तार, 4 अरब हेक्टेयर पर। लेकिन क्या अब रहा है, नहीं, अब नहीं रहा है बाबू। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोलिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसका आंसर खुद दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अगर आप नेशनल वर्ड के बारे में नहीं बता सकते हैं तो भारत में बाबू रहना एक अलग प्रकार का है। तो दीजिए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में, हम बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर, जिसको हम लोग मोर कहते हैं। मयूर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोर। याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोर कहते हैं, मोर मोर। चलिए आगे। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। याद रखिएगा, क्या चीज, बाघ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 30 के बाद 31 कहता है, 31 में कहता है चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत से बाबू। चरक एक व्यक्ति थे जिनका संबंध कहां से है, भारत से है। अगला क्वेश्चन
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि टैक्सोल का उपयोग होता है कहाँ। तो ऑप्शन दीजिए बाबू, इसका सही ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर में। यहाँ से क्वेश्चन अगर बात करें तो टैक्सोल जो निकाला आता है वो चीड़ के पौधों के, चीड़ के हर एक चीज से, चाहे वह टहनी हो, चाहे वह उसका पत्तियां हो, चाहे वह उसका जड़ हो, चाहे वह उसका शाखा हो, सभी चीज से, चीड़ के हर एक हिस्सा से टैक्सोल नामक रसायन निकालते हैं और इस टैक्सोल का जो उपयोग करते हैं कहाँ करते हैं, कैंसर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है बाबू। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, चलिए बोलिए। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीवों एवं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो 1968 में हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन हुआ था, 1968 में जो हुआ था वो हुआ था कौन, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। और वेस्टलैंड्स जो कन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। हम लोग डॉल्फिन मारेंगे, ऑप्शन किसे मारेंगे, डॉल्फिन को। डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है ना कि कौन सा जीव ऐसा है जो केवल भारत में, तो हो गया ना डॉल्फिन हो गया ना। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, उद्योग की जननी। सोचिए आजकल जितने भी उद्योग हैं सभी में किस धातु का उपयोग सबसे ज्यादा है, मैग्नीज का कि बॉक्साइट का कि लोहा का कि सोना का, आप खुद बताइए। तो सबसे ज्यादा देखिएगा बाबू लोहा, सबसे ज्यादा देखिएगा हर फैक्ट्री में लोहा का सामान ज्यादा मिलेगा, इसलिए उद्योग की जननी भी हम किसे बोलेंगे, तो लोहा को बोलेंगे। एक और बात याद रखिएगा, आधुनिक सभ्यता की रीढ़, आधुनिक अगर सभ्यता की अगर रीढ़ पूछा जाए कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ कौन है, तो हम लोग अभी भी उसे मारेंगे लोहा। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ भी किसे मारेंगे, लोहा को। और भारत में सबसे ज्यादा अगर लोहा का उत्पादन अगर करने वाला कोई राज्य है तो वो है कर्नाटक। भारत में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, कर्नाटक। लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है, पूरे भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन अकेले करता है कौन, कर्नाटक। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर कौन बाबू, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कौन इनमें से कौन लॉ एस्क का एक प्रकार है। तो लॉ एस्क की अगर हम बात करें तो लॉ एस्क का 4 प्रकार होता है। पहला होता है मैग्नेटाइट, पहला किसे याद रखिएगा, मैग्नेटाइट। दूसरा याद रखिएगा मैग्नेटाइट पहला हो गया, दूसरा हेमेटाइट और तीसरा देखिएगा लिमोनाइट। तीसरा क्या चीज, लिमोनाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो इस ऑप्शन ढूंढिए बाबू। तो लोहा का जो अयस्क है इनमें से कौन है, तो वो हो जाएगा हेमाटाइट जो है ना, वो लोहा का क्या है, अयस्क है। कौन, हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, अभी बोले थे कर्नाटक। कौन, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, इसका आंसर दीजिए बाबू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 100 खनिज। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है। लौह युक्त का मतलब होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। तो बताइए कौन इनमें से लौह युक्त खनिज है, क्या चूना पत्थर है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज है बाबू। कौन है, लोहा युक्त खनिज मैग्नीज है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज उन खनिजों को कहते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो किस में, क्योंकि सोना में तो धातु का अंश पाया जाता है, टीन में धातु का अंश पाया जाता है,
ग्रेफाइट में धातु का अंश, हमारा अबरक जो है ना वो अधात्वी खनिज है। कौन? अबरक अधात्वी खनिज है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है? कौन? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है ना लोहा के उत्पादन करने में दूसरा नंबर पर है। कौन कितना नंबर पर? दूसरा नंबर पर। तो कर्नाटक कर रहा था 25%, लगभग 1/4। तो छत्तीसगढ़ करता है बाबू 20% लोहा का उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में कैवा नंबर पर है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में कैवा नंबर पर है? बताइए बाबू इसका आंसर। तो भारत जो है ना वह विश्व में कैवा नंबर पर हो सकता है? तो भारत विश्व में तीसरा नंबर पर है मैग्नीज के उत्पादन में। अगर पहला नंबर पर बात किया जाए तो पहला नंबर पर है रूस, दूसरा नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। दूसरा नंबर पर कौन है? दक्षिण अफ्रीका। दूसरा नंबर पर है कौन बाबू? दक्षिण अफ्रीका। और तीसरा नंबर पर हमारा देश कौन है? भारत। किसके उत्पादन में? मैग्नीज के उत्पादन में। विश्व में अगर मैग्नीज के उत्पादन में अगर विश्व में पूछा जाए तो भारत है, लेकिन अगर भारत में पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है तो याद रखिएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है ना मैग्नीज के उत्पादन में भारत में सबसे क्या है? आगे है। लोहा के उत्पादन में कर्नाटक, मैग्नीज के उत्पादन में कौन? उड़ीसा। एक क्वेश्चन यहां से और चलिए आ ही गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बताइए इसका बाबू, ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वह मैग्नीज का। किसका बाबू? मैग्नीज का। अभी हम लोग तुरंत ऑप्शन दिए थे। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही ऑप्शन बोलिए क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो होने वाला है वो होने वाला है डी, बॉक्साइट। किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट का। अगला क्वेश्चन में कहता है 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 48 नंबर जो क्वेश्चन में कहता है ना कि देश में, किसमें? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार है वो कितना? तो 125 करोड़ टन। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर हम 49 की बात करें, 49, तो 49 में कहता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन करता है? मतलब बिहार झारखंड दोनों मिला दिया जाए तो अबरक के उत्पादन करने में वो कितना आगे है? तो बोलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। बिहार झारखंड दोनों मिलाकर 80% अबरक का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? आप लोग आंसर दीजिए इसका, दीजिए आंसर दीजिए इसका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे। बाबू अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, लाइक बढ़ना चाहिए। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं बाबू, इसलिए लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? विशाल भंडार खनिज तेल का। तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार है वो भारत में असम, भारत का एक राज्य है असम, और असम में जो ना खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम में पूछा जाए कहाँ, तो असम में याद रखेगा डिगबोई। असम का एक जगह है जहां पे डिगबोई नाम है, उसी जगह पे खनिज तेल का विशाल भंडार है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बोलिए आंसर बोलिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, तारापुर में। तारापुर कहाँ अगर पूछ दिया जाए तो तारापुर याद रखिएगा महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और
अगर ननौरा बात किया जाए, ननौरा कहाँ है, तो ननौरा रखेगा उत्तर प्रदेश में। ननौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें कल्पक्कम कहाँ है, तो कल्पक्कम याद रखिएगा तमिलनाडु में। कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। कल्पक्कम कहाँ है बाबू, तमिलनाडु में। फिर राणा प्रताप कहाँ है, राणा प्रताप, तो राणा प्रताप याद रखिएगा राजस्थान में। राणा प्रताप कहाँ है, राजस्थान में। तो हमने चारों की बात कर दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए। अगर बात करें तारापुर, तो तारापुर है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। नौनौरा बात करें तो नौनौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगर कल्पक्कम बात करें तो कल्पक्कम हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और अगर बात करें राणा प्रताप, राणा प्रताप हो जाएगा राजस्थान में। तो ये सब के सब ना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। और सबसे पहला पूछा गया है तो तारापुर बाबू, सबसे पहला कौन, तारापुर। यह काफी मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कौन ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय कि जिसका एक बार निर्माण होने के बाद, निर्माण होने में ना करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय। जैसे कोयला का निर्माण होने में ना कई साल लग जाते हैं, और गोंडवाना समूह का जो कोयला का निर्माण हुआ है वो 20 करोड़ वर्ष पहले, जो अभी भी वह कोयला अच्छा कोयला नहीं है। तो सोचिए करोड़ों वर्ष लग जाता है ना, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। चलो अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन, प्राथमिक ऊर्जा जो एक बार में, तो वह विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है ना वो कौन है, ध्यान से देखिए। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिएगा, तो वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ना ऊर्जा का क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत, जो फिर से हम प्रयोग कर सकते हैं वही होता है गैर पारंपरिक स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को हम बात करें, ध्यान से देखिए कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। अभी हम लोग बोले थे कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए जी हाँ सही बात है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन में कहा जाता है कि भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन राज्य कर रहा है। चलिए ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद इसका आंसर देना चाहिए था। दीजिए तो, भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है बताइए। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा झारखंड। क्या चीज, झारखंड याद रखिएगा, झारखंड बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। कोयला जो होता है बाबू 4 प्रकार का कोयला होता है, ध्यान से देखिएगा 4 प्रकार का कोयला होता है। पहला जो सबसे अच्छा होता है उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। क्या कहते हैं उसे, एंथ्रासाइट। दूसरा जो होता है बिटुमिनस, दूसरा होता है बिटुमिनस होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा क्या होता है, लिग्नाइट, तीसरा होता है लिग्नाइट। और चौथा की हम बात करें तो वो चौथा होता है पीट। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा क्या होता है, पीट होता है। चलिए तो सबसे अच्छा कोयला पहचानने के लिए कहा गया है, तो बताइए कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। सर्वोत्तम का मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है ना कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है ना वह मुंबई से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है, अरब सागर में। और वहां तेल का कुआं खोदा गया है जिसे तेल निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खनिज तेल हेतु। क्या चीज, खनिज तेल हेतु मुंबई हाई क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, अभी हम लोगों ने बात किया था बाबू कि भारत का सबसे पहला जो था वो कहाँ से तेल निकाला गया था, तो असम के डिगबोई से। तो भारत का पहला प्रथम तेल शोधक कारखाना वही हो जाएगा असम का क्या चीज, डिगबोई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की हम बात करें तो आगे कहा गया है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ, आंसर दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है,
भाखड़ा नंगल परियोजना। दीजिए आंसर, दीजिए आंसर हो जाएगा इसका सही सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल जो परियोजना है वो कौन नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। आंसर दीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा बाबू, तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है 64 नंबर क्वेश्चन में ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन? सही आंसर दीजिए इसका, दीजिए इसका आंसर। हाँ, सही बात है, सही बात। तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वो कौन है? बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बिहार का हमारा जो है वो कौन है? बरौनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहाँ है? तो ये झारखंड में है। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह बताइए। एशिया का सबसे बड़ा, अभी तुरंत आंसर पहले दिए थे बाबू, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, परमाणु विद्युत गृह अभी आंसर दिए थे। दीजिए आंसर इसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। तारापुर, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ननौरा कहाँ है? यूपी में। ननौरा कहाँ है? यूपी में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। इसका आंसर याद रखिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ गर्मी पड़ती है? तो राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा के सबसे अधिक क्या है? संभावना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई गई है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी में। और खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में। खंभात की खाड़ी कहाँ है? याद रखिएगा गुजरात में। खंभात की खाड़ी गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की हम बात करें 69 में, तो 69 में कहा गया है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? मतलब झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऐसे भी झारखंड बताइए किसके लिए प्रसिद्ध ज्यादातर है? तो झारखंड सबसे ज्यादा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया में क्या चीज? कोयला। झारखंड के झरिया में कोयला, झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कान्हा, तो बताइए भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो है कहाँ? सॉरी, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए? तो बाघ के लिए बाबू। किसके लिए? बाघ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो कहा गया है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? डॉक्टर मेधा पाटेकर किससे जुड़ी हुई है? तो मेधा पाटेकर एक ना महिला थी जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए वहां पे आगे आए थे। तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ? गुजरात में बाबू। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ बात किया गया था? गुजरात में, बांध के संबंध में और नर्मदा ही नदी पर। कौन नदी पर अगर बात करें तो वह नर्मदा ही नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया है ना कि डॉक्टर मेधा पाटेकर द्वारा डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किसे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? मतलब भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया गया है? तो भारत में सबसे अधिक, बताइए आंसर बताइए बाबू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड का अभाव है भारत में। भारत में लेड का क्या है? अभाव है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बृहद बड़े से क्षेत्र में, मतलब बड़े से क्षेत्र में, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? नीला ग्रह। ये तो क्वेश्चन पहले दोहराया जा चुका है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन में कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप खुद दे दीजिएगा। चलिए इसके आंसर को हम छोड़ते हैं और आप लोग ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह बात किसने कहा था। हम इस आंसर को छोड़ देते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन में कहता है पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? चलिए आंसर दीजिए। ये तो हो जाएगा केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बाबू। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता से। अगला क्वेश्चन में कहता है कि सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो मेघालय में। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो मेघालय में। अगर मेघालय में पूछा जाए कहाँ, तो मानसिनराम। कहाँ? मानसिनराम में बारिश सबसे अधिक होती है। चलिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन में आ सकता है पेड़ बचाओ आंदोलन जो थे, इनके जो नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल जो थे वो बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। पेड़ बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सॉरी, पर्यावरण चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ बचाओ आंदोलन से, और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने कहा कि पेड़ इतने दयालु होते हैं। किसने कहा कि पेड़ इतने दयालु होते हैं कि जब पेड़ को अगर काट दिया जाए तो काटते समय भी, मतलब कुल्हाड़ी से काटते समय भी जो पेड़ होते हैं ना, वो काटने वालों को छाया प्रदान करते हैं। यह बात किसने कहा था? पेड़ इतने दयालु होते हैं कि कुल्हाड़ी से काटते समय भी जो पेड़ कट रहा है वो उसी व्यक्ति को छाया प्रदान करता है। यह बात किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। यह बात किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था बाबू। यह बात किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है किसने कहा देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। तो ये बात कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहा था, देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। यह बात किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आज के लिए हम लोग इतने रहने देते हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग से फिर लास्ट में आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को जोड़ें और मेरे इस मिथुन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली बनाएं। चलिए आजकल के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।